Hello students, this is the VSK and you're watching YouTube channel VSK Easy Physics। इस वीडियो में हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करना है। इट इज नथिंग बट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका डेफिनेशन हम देखेंगे, कंसेप्चुअल डिस्कशन करेंगे। उसके बाद इसी वीडियो में हम देखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है। ओके किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए क्या, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहा हूं तो इस ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू फिक्स होगा अबाउट एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या वो डिपेंड रहेगा किसी पैरामीटर्स के ऊपर, वो हमें डिस्कस करना है। और आखिर में हमें डिस्कस करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, हम क्यों स्टडी कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। ओके तो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हमें यहाँ पे स्टडी करना है। ओके सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कंसेप्ट को शुरू करने से पहले यहाँ पे हम कुछ बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी, सो किस बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। अभी तक हमने जितने भी ऑब्जेक्ट्स के मोशन स्टडी किए थे, ओके किसी भी बॉडी का अगर मोशन हो रहा है तो उसमें उस बॉडी को हमने ट्रीट किया था कि इट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। व्हाट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट? ओके सो पॉइंट ऑब्जेक्ट इज दैट ऑब्जेक्ट which have certain mass but have negligible size। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में कैसा होता है? रियलिटी में कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होता, रियलिटी में एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होते हैं। Okay, extended object means this is a body which have some mass as well as certain size, definite size। इसका साइज फिक्स है और पूरा का पूरा मास एक ही पॉइंट पे नहीं है, तो मास का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो रियलिटी में पॉइंट मास एक कंसेप्ट नहीं होता है, इट इज अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, लेकिन रियलिटी में एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता है, रियल ऑब्जेक्ट जिसे हम कहेंगे। तो अब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट अब जब है तो दिस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इट इज कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। assume that this extended object is consist of large number of particles। okay these particles may be atoms, they may be the molecules। okay उस लेवल पे जाके हम सोचेंगे थोड़ा कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब ऐसा हम एक ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे जिसमें किसी भी दो पार्टिकल में का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा जब हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। तो अगर हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना चालू कर दिया, ओके सो जो भी कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स है, ये दो पार्टिकल्स, इनमें जो भी डिस्टेंस था पहले, अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद भी वो डिस्टेंस सेम है, इन दो पार्टिकल्स में का डिस्टेंस या इन दो पार्टिकल में का डिस्टेंस, अगर किसी भी दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में का डिस्टेंस अगर चेंज नहीं हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, then that type of object, that type of extended object, it is called as an rigid body। okay so यहाँ पे let us imagine that अगर ये पेन है, it is consist of large number of small particles। okay so यहाँ पे एक पार्टिकल इमेजिन कीजिए और यहाँ पे एक पार्टिकल इमेजिन कीजिए। अगर मैं कुछ फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ, ओके तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में का फोर्स, इन दोनों पार्टिकल में का जो भी डिस्टेंस था थोड़ा बहुत चेंज होगा। सो दिस इज नॉट अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी कौन सा होगा? द रिजिड बॉडी इज दैट बॉडी इन विच व्हेन वी अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स, ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फोर्स द इंटर पार्टिकल डिस्टेंस ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स डज नॉट चेंजेस। अगर कोई भी दो पार्टिकल में का डिस्टेंस अगर चेंज नहीं होता है तो ऐसे ऑब्जेक्ट को कहेंगे हम रिजिड बॉडी। प्रैक्टिकली कोई भी ऑब्जेक्ट 100% रिजिड नहीं है। बहुत नैनो लेवल पे सोचिए या माइक्रो लेवल पे सोचिए, इंटरएटॉमिक डिस्टेंस थोड़ा बहुत चेंज होता है हर ऑब्जेक्ट में। ओके सो प्रैक्टिकली कोई भी ऑब्जेक्ट 100% रिजिड नहीं है, लेकिन हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को रिजिड कंसिडर करके चलेंगे। एग्जाम्पल अगर देखते हो तो मैक्सिमम स्टोन हो गया, ओके कोई मेटल का एक ऑब्जेक्ट हो गया जो मैक्सिमम रिजिडिटी दिखाते हैं, वहाँ पे 100% रिजिड भले ही नहीं, लेकिन हम अज्यूम करेंगे कि दैट इज अ रिजिड बॉडी। ओके तो ऐसे एक रिजिड बॉडी को हमें यहाँ पे कंसिडर करना है।
ओके, अब इस रिजिड बॉडी का लेट अस इमेजिन दैट दिस रिजिड बॉडी इट इज कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, अब रिजिड बॉडी क्या है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब ऐसा एक रिजिड बॉडी हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, ओके, विच कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब इस रिजिड बॉडी का मोशन कैसे कैसे हो सकता है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। ओके, इसके दो टाइप्स के मोशंस बेसिकली होते हैं। फर्स्ट वन इट इज द ट्रांसलेशन मोशन। जब भी इस रिजिड बॉडी का ट्रांसलेशन मोशन होगा, ओके, दिस रिजिड बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इस रिजिड बॉडी का जब भी ट्रांसलेशन मोशन होगा फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, सो हर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मोशन होगा और सभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मोशन जो भी हो रहा है इट टेक्स प्लेस विद द सेम वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ पे हर एक पार्टिकल जब भी उसका मोशन हो रहा है तो हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी अगर सेम है, हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी अगर सेम है, हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है, तो यहाँ पे वी कैन से दैट सच टाइप ऑफ मोशन ऑफ दैट बॉडी इट इज नथिंग बट द ट्रांसलेशनल मोशन। ओके, ट्रांसलेशनल मोशन। सो इस टाइप के बॉडी के मोशन को हम ट्रांसलेशन मोशन कहेंगे, जिसमें हर पार्टिकल की वेलोसिटी कैसा है, सेम है। ओके, अब दूसरे टाइप का मोशन हो सकता है, दैट इज नथिंग बट द रोटेशनल मोशन। ओके, सो व्हाट इज द रोटेशनल मोशन ऑफ दैट रिजिड बॉडी। मान के चलिए ये रिजिड बॉडी है, ओके, तो हमने इसको रोटेट किया अबाउट अ फिक्स एक्सिस। एक एक्सिस है, अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन हम इसको रोटेट कर रहे हैं। अब जब आप उसको रोटेट करोगे तो हर पार्टिकल का ओके सर्कुलर मोशन हो रहा है, हर पार्टिकल का सर्कुलर मोशन हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे इन दिस केस हर पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होगा, हर पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होगा। जो पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से बहुत दूर है उस पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगा। जो पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन के बहुत पास में है तो उस पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी सबसे कम होगा। ओके ओके, यहाँ पे देखिए अगर एक रिजिड बॉडी है उसको हम अगर ऐसे रोटेट कर रहे हैं, जब हम रोटेट कर रहे हैं उस बॉडी को तो उस वक्त हर एक पार्टिकल का मोशन तो हो रहा है, लेकिन कौन सा मोशन हो रहा है, इट इज़ नॉट अ ट्रांसलेशनल, ओके, इट इज़ अ सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे इस केस में हर एक पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, कैसा है, डिफरेंट है। तो इन दिस केस हर एक पार्टिकल के लिए एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा, हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिफरेंट होने की वजह से हर एक पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होगा। तो इस टाइप के मोशन को पूरे बॉडी के हम क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन कहेंगे। अगर सिंगल पार्टिकल कंसिडर कर रहे हो तो उस पार्टिकल का जो भी मोशन हो रहा है इट इज नथिंग बट द सर्कुलर मोशन, लेकिन पूरे सिस्टम का, पूरे रिजिड बॉडी का जो भी मोशन हो रहा है दैट इज नथिंग बट द रोटेशनल मोशन। ओके, सो लेट अस इमेजिन दैट यहाँ पे मान के चलिए कि दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ 10 पार्टिकल्स। जब मैं इसको ऐसे मोशन कर रहा हूँ तो हर पार्टिकल की वेलोसिटी कैसा है, सेम है। तो ये कौन सा मोशन हो गया, ट्रांसलेशन मोशन। अब इसी बॉडी को मैं अगर ऐसे रोटेट करता हूँ जस्ट लाइक दिस वन, ओके, तो हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी अगर देखते हो लीनियर वेलोसिटी वो डिफरेंट रहेगा। सभी पार्टिकल्स के लिए ओमेगा कैसा रहेगा, सेम, यानी एंगुलर वेलोसिटी कैसा रहेगा, सेम, ओके, लेकिन सभी पार्टिकल के लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट रहेगा। जो पार्टिकल सबसे दूर है उसकी लीनियर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगा, जो पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास में है उस पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी कम होगा। ओके, अब मान के चलिए एक बॉडी, ओके, रिजिड बॉडी जिसका मोशन हो रहा है, जिसमें ट्रांसलेशन मोशन भी हो रहा है और रोटेशन मोशन भी हो रहा है, ट्रांसलेशन मोशन के साथ साथ रोटेशन मोशन भी हो रहा है। तो दिस इज नथिंग बट द एग्जांपल ऑफ द रोलिंग मोशन। ओके, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द रोलिंग मोशन। और रोलिंग मोशन में यहाँ पे ट्रांसलेशन मोशन भी हो रहा है ऑब्जेक्ट का और रोटेशनल मोशन भी हो रहा है। आप किसी साइकिल के व्हील को इमेजिन कर सकते हो जब साइकिल रोड पे चल रहा है, तो उस साइकिल के व्हील का रोलिंग मोशन, रोटेशनल मोशन भी हो रहा है अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, साथ साथ पूरा सिस्टम ट्रांसलेट भी हो रहा है, पूरा व्हील ट्रांसलेट भी हो रहा है। सो वहाँ पे कॉम्बिनेशन है दोनों का, सो इट इज़ नथिंग बट द रोलिंग मोशन। तो हमें तीनों को स्टडी करना है। तो आज हमें जो फोकस करना है, ओके, आज से हमारा जो भी चैप्टर चालू हुआ है दैट नेम ऑफ दैट चैप्टर इज नथिंग बट द रोटेशनल डायनामिक्स, और इसमें हम बहुत सारे रिजिड बॉडी का रोटेशनल मोशन स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो
ऐसे ही अब हमें फाइंड आउट करना है, सॉरी डिफाइन करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे इस रोटेटिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करते हैं. सो लेट अस इमेजिन दैट, ओके, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी. ऑफ रोटेटिंग बॉडी. ऑब्वियसली कि जो भी बॉडी हम इमेजिन करने वाले हैं दैट इज नथिंग बट द रिजिड बॉडी. ओके, सो लेट अस इमेजिन दैट दिस इज अ रिजिड बॉडी. एक रिजिड बॉडी यहाँ पे हमने इमेजिन किया. ओके, सो दिस इज द वन लाइन जिसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे. सो अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन द रोटेशन ऑफ दिस रिजिड बॉडी टेक्स प्लेस with an angular velocity omega. With an angular velocity omega. Omega is nothing but the angular velocity of that rigid body. Okay, for convenience calculations के लिए let us imagine that this body it is consist of n number of particles. यहाँ पे जो भी rigid body है, this body is consist of n number of particles. Okay, so यहाँ पे n number of particles हम represent करेंगे like this one. Okay, so this is the first particle. Okay, this one is the second particle. In this way this is the nth particle. तो ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं. बहुत सारे यानी क्वांटिटी कितना है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ओके, सो हर पार्टिकल्स का मास, हर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मास डिफरेंट इमेजिन करेंगे. द मास ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इट इज इमेजिन दैट इट इज m1. Mass of the second particle it is equals to m2. In this way mass of the nth particle it is equals to mn. mn is the mass of the nth particle. Okay, so अब यहाँ पे let us imagine that the first particle it is at a distance, okay, at a distance r1 from the axis of rotation. तो सबसे पहले axis of rotation क्या होता है उसको हम डिस्कस कर लेंगे. जब आप इस पूरे रिजिड बॉडी को रोटेट करोगे विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो हर बॉडी, ओके, हर पार्टिकल यहाँ पे क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा लाइक दिस वन. इस पार्टिकल का सर्कुलर मोशन ऐसे ट्रेस होगा, इस पार्टिकल का सर्कुलर मोशन ऐसे ट्रेस होगा. ओके, इस पार्टिकल का सर्कुलर मोशन ऐसे ट्रेस होगा. तो इन दिस वे ये जो भी पार्टिकल है एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास में, इसका सर्कुलर मोशन कुछ ऐसा होना चाहिए. nth पार्टिकल का सर्कुलर मोशन कैसा होगा, इट इज लाइक दिस वन. सो यहाँ पे जब हम पूरे रिजिड बॉडी को रोटेट कर रहे हैं, पूरे रिजिड बॉडी को रोटेट कर रहे हैं, तो हर पार्टिकल का सर्कुलर मोशन हो रहा है. तो हर एक पार्टिकल यहाँ पे एक सर्कल बना रहा है. ओके, इन अ डिफरेंट प्लेन. तो अलग अलग प्लेन में पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, सर्कल बना रहे हैं. अब उन सर्कल्स का अगर सेंटर इमेजिन करते हो, इस सर्कल का सेंटर यहाँ पे आ गया है, इस सर्कल का सेंटर ओके यहाँ पे आ गया है. फर्स्ट पार्टिकल ने जो भी सर्कल बनाया तो उसका सेंटर यहाँ पे आ गया है, इसका सेंटर यहाँ पे, इसका सेंटर यहाँ पे. सो व्हेन वी कलेक्ट ऑल द सेंटर्स ऑफ ऑल द सर्कल्स, जितने भी पार्टिकल्स है n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर उनके सेंटर्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वहां पे एक हमें लाइन दिखेगी. एंड दिस लाइन इट इज नथिंग बट द एक्सिस ऑफ रोटेशन. It is nothing but the axis of rotation. अब यहाँ पे हर सर्कल का सेंटर कहाँ पे आ रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से आ रहा है. तो यहाँ पे फर्स्ट पार्टिकल का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना होना चाहिए, इट इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ दैट सर्कल विच इज ट्रेस्ड बाय द फर्स्ट पार्टिकल, विच इज ट्रेस्ड बाय द फर्स्ट पार्टिकल. तो ये जो भी डिस्टेंस है ओके उस पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से, इट इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, सो इट इज r1. सेकंड पार्टिकल का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना होगा, इट इज r2. nth पार्टिकल का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना होगा, इट इज rn. सो लेट अस इमेजिन दैट r1 इट इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल और distance of the first particle from the axis of rotation. R2 is the distance of the second particle from the axis of rotation. In this way, Rn it is nothing but the distance of the nth particle from the axis of rotation. Okay. Again, imagine that V1 it is nothing but the linear velocity of the first particle. V2 is the linear velocity of the second particle. Vn it is nothing but the linear velocity of the nth particle.
ओके, सो जैसे कि हमने ऑलरेडी डिफाइन किया कि लीनियर वेलोसिटी हर पार्टिकल का डिफरेंट होगा इन केस ऑफ रोटेशन मोशन, क्योंकि हर पार्टिकल जो भी है ओके एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिफरेंट डिस्टेंस पे है, इसलिए इनकी लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होगा। लेकिन सभी पार्टिकल के लिए एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू कैसा होना चाहिए, इट इज इक्वल टू ओमेगा सेम, क्योंकि सभी पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम सेम हो रहा है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट इज इक्वल टू ओके एंगुलर वेलोसिटी। अगर इस पूरे ऑब्जेक्ट को मैं 90 डिग्री से अगर रोटेट करता हूँ, सिर्फ 90 डिग्री से 2 सेकंड में, तो हर एक पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ पे टाइम सबको सेम लग रहा है 2 सेकंड, तो देयरफॉर सभी के लिए एंगुलर वेलोसिटी कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ओके, सभी पार्टिकल का मास पता है हमें, सभी पार्टिकल की वेलोसिटी भी पता है, लीनियर वेलोसिटी। तो हम क्या करेंगे, हम सभी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लिखते हैं। तो फर्स्ट पार्टिकल जो कि सर्कुलर मोशन भले ही कर रहा हो, उसकी लीनियर वेलोसिटी पता है, उसका मास पता है, तो फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए, हाफ m1 v1 स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल। ओके, सिमिलरली सेकंड पार्टिकल के लिए हाफ m2 v2 स्क्वायर। इन दिस वे लास्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए, हाफ mn vn स्क्वायर। Okay, this is the kinetic energy of the first particle, this is the kinetic energy of the second particle, this is the kinetic energy of the nth particle. Okay, so v1 is a linear velocity, omega is the angular velocity, r1 is nothing but the radius or distance of that particle from the axis of rotation. तो इन तीनों के बेसिस पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, so v1 is equals to omega into r1, v1 is equals to omega into r1, so therefore 1/2 ओके m1 v1 की जगह पे r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, v1 की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसी तरह यहाँ पे भी लिखेंगे हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा 2, इन दिस वे हाफ mn rn स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओके, यहाँ पे भी ओमेगा स्क्वायर आ गया। ओके, अब व्हाट इज दिस वन, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड पार्टिकल। ओके, इन दिस वे। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होता है कि वेक्टर क्वांटिटी होता है, काइनेटिक एनर्जी इज द स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी अगर है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, अगर मुझे पूरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है, पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है, तो मुझे हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पता है। मुझे पूरे सिस्टम की फाइंड आउट करना है, तो पूरे सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी कैसा होना चाहिए, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टोटल रोटेटिंग बॉडी, रिजिड बॉडी, इट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द थर्ड पार्टिकल, इन दिस वे, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से सिंपल एडिशन होगा। ओके, सो यहाँ पे हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 square into omega square, in this way, plus half mn rn square omega square. ओके, अब इसमें हमें क्या कॉमन निकाल सकते हैं, देखिए 1/2 कॉमन निकाल सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, सो इट इज इक्वल्स टू 1/2, इट इज इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट में m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट ओमेगा स्क्वायर। ये क्या निकाला है हमने निकाला है उस रोटेटिंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी, रोटेटिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड आउट किया है। ओके, सो इसको और शॉर्ट में करना हो तो कैसे लिख सकते हो, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी इट इज इक्वल टू हाफ इंटू समेशन, ओके ब्रैकेट में समेशन I इज इक्वल टू 1 to n mi ri स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओके, सो ये इक्वेशन आया काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी का इक्वेशन हमें मिल गया यहाँ पे, दिस इज दैट इक्वेशन। ओके, सो उसी इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सो काइनेटिक एनर्जी of rotating body it is equals to 1/2 summation
I इज इक्वल टू 1 to n mi स्क्वायर, ओके, इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब थोड़ा सोचिए, हमने यहाँ पे रोटेटिंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट किया है। अगर वही बॉडी अगर ट्रांसलेशन मोशन करता, अगर वही रिजिड बॉडी अगर ट्रांसलेशन मोशन करता, मान के चलिए सेम रिजिड बॉडी है, ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, ओके, पूरे बॉडी का मास अगर मैं कैपिटल M कंसिडर करता हूँ और पूरे बॉडी का वेलोसिटी अगर मैं v कंसिडर करता हूँ, पूरी बॉडी की वेलोसिटी कितना है, v कंसिडर करता हूँ, तो उस बॉडी का ट्रांसलेशन मोशन जब भी होगा, हमें अभी रोटेशन के बारे में डिस्कस नहीं करना है, हमें डिस्कस करना है कि अगर पूरा रिजिड बॉडी जिसका मास है m, इफ इट इज मूविंग विथ लीनियर वेलोसिटी v, तो उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेटिंग बॉडी, ओके, इट इज इक्वल्स टू हाफ m इंटू वी स्क्वायर, half m into v square. So this is nothing but the kinetic energy of the same rigid body which is in a translation motion, 1/2 m v square. अब ये जो भी हमने फाइंड आउट किया था, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ इंटू समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n mi ri स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी था जब बॉडी रोटेशनल मोशन कर रहा था। बॉडी वही है, ऑब्जेक्ट वही है, लेकिन एक बार वो ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड आउट किया है हाफ एम वी स्क्वायर, ये तो सभी को पता है। हाँ, अगर वही बॉडी अगर रोटेशनल मोशन कर रहा है तो उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी है इट इज इक्वल टू 1/2 दिस स्क्वायर ब्रैकेट इनटू ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशनल मोशन, ओके, इन दोनों के बारे में जब हम कंपैरिजन करते हैं, कंसेप्चुअल डिस्कशन है, इंपॉर्टेंट है, ओके, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कंसेप्ट बहुत सारे बच्चों को समझता ही नहीं है, ओके, इसीलिए थोड़ा हम कंसेप्चुअल डिस्कशन कर रहे हैं। मान के चलिए कि ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है और रोटेशन या सर्कुलर मोशन हो रहा है, ओके, जब ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है उस वक्त S इज नथिंग बट द लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जब रोटेशन मोशन हो रहा है तो थीटा इज नथिंग बट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ट्रांसलेशन मोशन में हम S यूज करते हैं और वैसे ही हम यहाँ पे थीटा यूज करेंगे जब रोटेशन मोशन हो रहा है, दोनों डिस्प्लेसमेंट है, ओके, इसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट और इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो वी कैन से दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एनालॉगस टू द लीनियर डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली यहाँ पे वेलोसिटी इट इज एनालॉगस टू ओमेगा, एक्सेलरेशन, ओके, इट इज एनालॉगस टू अल्फा या अल्फा इज एनालॉगस टू ए। अल्फा हम कब यूज करेंगे, जब सर्कुलर या ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है। ट्रांसलेशन मोशन के वक्त हम क्या यूज करेंगे, लीनियर एक्सेलरेशन, रोटेशनल मोशन के वक्त एंगुलर एक्सेलरेशन, इन दिस वे। उसी तरह अब हमें अगर ट्रांसलेशन मोशन में अगर आप ऑब्जेक्ट का मास डिफाइन कर रहे हो, मास अगर डिफाइन कर रहे हो, ओके, तो इस रोटेशनल मोशन में मास के जगह पे आप क्या डिफाइन करोगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग रोटेशन मोशन इट इज इक्वल्स टू हाफ। ट्रांसलेशन मोशन में भी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ से शुरुआत हो रही है, ओके, यहाँ पे भी हाफ है, यहाँ पे भी हाफ है, ओके। रोटेशनल मोशन में ओमेगा यूज कर रहे हैं, ओमेगा इज नथिंग बट द एंगुलर वेलोसिटी। ट्रांसलेशन मोशन में v यूज कर रहे हैं, v इज नथिंग बट द लीनियर वेलोसिटी। दोनों चीजें सेम है, एनालॉगस है, ओके। तो अगर ये दोनों एनालॉगस है, ये दोनों अगर एनालॉगस है, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द रोटेशनल मोशन, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन मोशन, तो ये ब्रैकेट और ये मास ये दोनों एनालॉगस होना चाहिए, ओके। अगर आप ट्रांसलेशन मोशन अगर ऑब्जेक्ट का हो रहा है, अगर उस ट्रांसलेशन मोशन में आप मास ऑब्जेक्ट का मास कंसिडर कर रहे हो, इट इज नथिंग बट द इनर्शिया, ओके, इट इज नथिंग बट द इनर्शिया। तो उस रोटेशनल मोशन में हमें इस मास की जगह पे हमें ये ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। सो वो ब्रैकेट जो भी आ रहा है इट इज नथिंग बट द समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n mi ri स्क्वायर, ओके। सो दिस total term it is nothing but the analogous to the mass. So mass is nothing but the inertia. हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ को डिफाइन किया था, उसमें इनर्शिया का कंसेप्ट आया था। तो ट्रांसलेशन मोशन में अगर मास को यूज कर रहे हैं आप एज ए इनर्शिया, तो यहाँ पे रोटेशनल मोशन में ये रोटेशनल इनर्शिया है,
ओके अगर ये ट्रांसलेशन इनर्शिया है तो ये रोटेशनल इनर्शिया है, और रोटेशनल इनर्शिया को ही हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये सिर्फ काम कर रहा है जस्ट लाइक अ मास। ओके लेकिन मास हम कब यूज करेंगे? जब ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब यूज करेंगे? जब वहां पे रोटेशनल मोशन हो रहा है। तो जहां जहां आपको मास दिखेगा वहां वहां हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करेंगे। सो यहाँ पे ये जो भी फैक्टर है, सो इस फैक्टर को हम एक नया नाम दे देंगे, दैट इज नथिंग बट द आई। सो आई इज इक्वल्स टू summation I is equals to 1 to n mi ri square। so instant of mass हम कहाँ पे यूज करने वाले हैं? ट्रांसलेशन मोशन में। so moment of inertia या rotational inertia it is analogous to the mass which is used in a rotational motion। so यहाँ पे जो भी इक्वेशन था, it is equals to kinetic energy of rotating body is equals to half into समेशन I इज इक्वल टू 1 to n mi ri स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसके जगह पे हम अभी यूज करेंगे सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी इट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। सो इस इक्वेशन को आपको याद रखना है। दिस इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी। ओके जैसी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेटिंग बॉडी को हमने रिप्रेजेंट किया था, ट्रांसलेटिंग बॉडी को, इट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। सो omega is analogous to V. Similarly, I is analogous to M. यानी काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन में मास जो भी रोल प्ले कर रहा है, उसी तरह काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन में रोटेशनल मोशन के वक्त ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी वही रोल प्ले कर रहा है। ओके सो इसको हम बोलेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि जब रोटेशनल मोशन हो रहा है तो इनर्शिया ऑफ रोटेशन, रोटेशनल इनर्शिया यानी मास के जगह पे, मास जैसा ट्रांसलेशन मोशन में काम करता है वैसे हम यहाँ पे रोटेशन मोशन में उसका यूज करेंगे। ओके ये था एक डिस्कशन। अब थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। अब हमने ये तो तय कर दिया, ये तो बता दिया कि मास की जगह पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करेंगे। नाउ व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इट इज नथिंग बट द समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ इंडिविजुअल और मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस of that particle। okay so it is nothing but the summation of moment of inertia is nothing but the sum of product of mass of the constituent particle with the square of its distance from the axis of rotation। so this is nothing but the definition of moment of inertia। अब थोड़ा इमेजिन कीजिए, जो भी हम कंसेप्चुअल डिस्कशन करने जा रहे हैं, लास्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम मास कंसिडर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास फिक्स है, मान के चलिए इट इज इक्वल टू 10 ग्राम, ये फिक्स है। अब ये ऑब्जेक्ट भले कैसे मूव हो, कोई भी डायरेक्शन में, अगर ऐसे मूव होता है तो ऐसे मूव हो या ऊपर जाए या ऐसे जाए, कैसे भी जाए, क्या हर मोशन में इसका मास चेंज हो रहा है क्या? द आंसर इज दैट नो। मास की वैल्यू हमेशा कैसा है? फिक्स है। आप इसका मोशन भले कैसे भी कीजिए तो इसका मास कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन in case of rotational motion अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होता है, ऑब्जेक्ट वही है, पहले यहाँ से ऑब्जेक्ट मूव हो रहा था, यहाँ से, अब ऑब्जेक्ट अगर मैं यहाँ से मूव करता हूँ, एक्सिस ऑफ रोटेशन पहले यहाँ पे था, अब एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट ऐसे मूव हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे बताइए, मास, ऑब्जेक्ट वही है, उसका मास चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा? द आंसर इज दैट यस, क्योंकि यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल विद द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखिए पूरा रिजिड बॉडी वही है, अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से पास करता हूँ, ये हमारा नया एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो पार्टिकल्स की वैल्यू चेंज होगी क्या? नहीं, पहले भी n पार्टिकल्स थे, अभी भी n पार्टिकल्स ही रहेंगे। क्या हर पार्टिकल का मास चेंज होगा क्या? नहीं सॉरी, तो हर पार्टिकल का मास वैसा ही रहेगा, पहले पार्टिकल का मास है m1, सेकंड पार्टिकल का मास है m2 इन दिस वे। लेकिन जैसे ही एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होगा वैसे ही ये वैल्यूज पूरे चेंज हो गए, ये वैल्यूज पूरे चेंज हो गए। तो पहला पार्टिकल यहाँ पे था तो उसका डिस्टेंस कितना था? r1, एक्सिस ऑफ रोटेशन पहले यहाँ से था,
लेकिन अब नया एक्सिस ऑफ रोटेशन आप इमेजिन कर रहे हैं, तो जैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होगा तो ये डिस्टेंस r1 की वैल्यू चेंज होगा। यहाँ पे r1 की वैल्यू कम होगा, ओके। rn की वैल्यू पहले इतना था, अब rn की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। मुझे ये बताना है कि जैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होगा तो r1, r2, r3 इन दिस वे rn, इन सभी की वैल्यू चेंज होगा। अब इन सभी की वैल्यूज अगर चेंज होता है, इन सभी की वैल्यू अगर चेंज होता है, ओके, तो ये प्रोडक्ट भी चेंज होगा, प्रोडक्ट चेंज होगा तो समेशन भी चेंज होगा, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा। ऑब्जेक्ट वही है, ओके। आप किसी भी डायरेक्शन में इसका ट्रांसलेशन मोशन करते हो तो मास चेंज नहीं होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट जो भी है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये डिपेंड रहेगा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास हो रहा है। भले ऑब्जेक्ट वही है लेकिन उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके, ये डिफरेंट होगा अबाउट डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओके। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज डिपेंड्स ऑन व्हाट, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिपेंड्स ऑन the mass of constituent particles. The first one is a mass, okay, of particles, constituent particles के ऊपर डिपेंड होगा, या mass of that body, टोटल बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स है सभी पार्टिकल्स के मास के ऊपर डिपेंड होगा। सेकंड वन, ओके, इट इज डिपेंड्स ऑन मास डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस, मास डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड रहेगा। अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक कर दिया तो मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा, ओके। तो इन दिस वे द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिपेंड्स ऑन, ओके, मास ऑफ द ईच पार्टिकल एज वेल एज मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनका मतलब ये कि होता है कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन आप चेंज कर रहे हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस ऑब्जेक्ट का चेंज होगा, ओके। तो ये था डिस्कशन अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट द समेशन ऑफ, ओके, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल, ओके, विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ दैट पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये था डेफिनेशन, सिंपल सा। लेकिन यहाँ पे हम जब इसको कैलकुलेट करते वक्त इमेजिन किया था कि दिस बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इट इज कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और यहाँ पे हमने छोटे छोटे पार्टिकल्स इमेजिन किए थे। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को भी इमेजिन करता हूँ तो यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं कि आपको नहीं। तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इट इज कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस है, ओके। अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है तो हम थोड़ा फार्मूला ये जो भी है इसको हम चेंज करेंगे। तो फॉर कंटिन्यूअस बॉडी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके, फॉर कंटिन्यूअस बॉडी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज इक्वल्स टू, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ r square into dm. So dm is nothing but the mass of the small element. इस कंटिन्यूअस बॉडी का मैं थोड़ा छोटा सा टुकड़ा कंसिडर कर रहा हूँ, तो उस जो भी स्मॉल पोर्शन, स्मॉल एलिमेंट का मास है दैट इज नथिंग बट द डीएम, और वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पे है डीएम, ओके। सो दैट इज नथिंग बट द आर। सो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं, सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर इनटू डीएम। सो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए कंटिन्यूअस बॉडी के लिए, ओके। अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है तो उस केस में हम ये यूज करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट करने के लिए समेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ओके। आई इज इक्वल टू सम ऑफ दिस वन एम आई आर आई स्क्वायर। सो दिस इज फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और कंटिन्यूअस बॉडी है तो ये, ओके। सो ये था डिस्कशन अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इंपॉर्टेंस क्या है, इट इज जस्ट द रिप्लेसमेंट ऑफ द मास। मास हम किस में यूज कर रहे हैं, ट्रांसलेशन मोशन में, तो उसके जगह पे हम रोटेशन मोशन अगर हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वहां पे हम क्या यूज करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके। अगर एक बॉडी है तो उसका मास फिक्स होता है, आप कैसा भी मेजरमेंट कीजिए मास चेंज नहीं होगा। लेकिन उसी बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा क्या, द आंसर इज दैट यस, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन, आप उस बॉडी को कहाँ से रोटेट कर रहे हैं, अबाउट विच एक्सिस, ओके। सो उसके बेसिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड रहेगा, ओके। सो होप सो जो भी हमने डिस्कशन किया है
अगर इस रिलेटेड आपको कुछ भी क्यूरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हो, आप पूछ सकते हो कुछ भी क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।